इतिहास कई बार हमें ऐसे चौंकाता है कि हम बस सोचते रह जाते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक विरोधाभास, एक ऐसे पैराडॉक्स को डिकोड करने जा रहे हैं जो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा अजेय और खूंखार साम्राज्य जो पूरी दुनिया में बेरोक-टोक आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक एक जगह आकर वो पूरी तरह खौफ से ठिठक गया। क्या ये अजीब नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी में पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। अब ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को खंगालने वाले हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, भारत के इतने विशाल भूभाग पर बड़ी ही आसानी से अपना झंडा गाड़ने वाला इतना ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य दक्षिण के सिर्फ एक अकेले राज्य से इतना ज्यादा खौफजदा क्यों था? मतलब पूरे देश में उनका विस्तार आग की तरफ फैल रहा था, लेकिन ये एक खास इलाका उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा बन चुका था। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस सिर्फ एक अकेले राज्य को घुटनों पर लाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को पूरे 4 बड़े और भयानक युद्ध लड़ने पड़े। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 विशाल युद्ध। सिर्फ ये 4 का आंकड़ा ही अपने आप में उस राज्य की असीम ताकत, उनके जबरदस्त प्रतिरोध और अंग्रेजों की उस वक्त की भयानक हताशा की पूरी कहानी बयां कर देता है। इतने शक्तिशाली साम्राज्य को एक अकेले राज्य के सामने बार बार अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी चतुर राजनीतिक चालों और कूटनीति के लिए मशहूर एक साम्राज्य को मैसूर के खिलाफ सीधे तौर पर सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ा। आमतौर पर अंग्रेज बस संधियां करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे और सत्ता हड़प लेते थे, लेकिन यहाँ उन्हें सीधे अपनी बंदूकों और तोपों का सहारा लेना पड़ा। और अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें, खासकर अगर कोई क्लास 8 के चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहा हो या फिर यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो ये समझना बहुत अहम है, क्योंकि ये साम्राज्यवादी रणनीतियों में आए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव को एकदम सटीक तरीके से दर्शाता है। खैर, इस दुश्मनी की गहरी जड़ों को समझने के लिए हमें राजनीति को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर भूगोल और अर्थशास्त्र की तरफ देखना होगा। दक्षिण में बसा मैसूर कोई आम राज्य नहीं था, ये बेहद अमीर और ताकतवर था। असल में मैसूर मालाबार तट जैसे उस वक्त के सबसे ज्यादा मुनाफे वाले व्यापारिक रूट पर एक अल्टीमेट टोल बूथ की तरह खड़ा था। इस दक्षिणी इलाके की बेहिसाब दौलत और रणनीतिक ताकत ही अंग्रेजों की आंखों में खटक रही थी, क्योंकि सीधी सी बात है, इस पर कंट्रोल किए बिना व्यापार पर उनका एकाधिकार बस एक सपना ही था। तो सबसे अहम बात यह है कि इसी मालाबार तट से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार का सबसे कीमती सामान खरीदती थी। क्या क्या? काली मिर्च, इलायची और वो बेशकीमती चंदन। इन बेहद महंगे मसालों और लकड़ियों के व्यापार पर अपनी मजबूत पकड़ होने की वजह से मैसूर आर्थिक रूप से इतना ज्यादा ताकतवर और धनवान हो गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा हथियाने की लड़ाई नहीं थी, ये सीधे तौर पर दुनिया भर के व्यापार और उस बेतहाशा दौलत पर कब्जे की जंग थी। आइए इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं कि कैसे सालों साल ये फौलादी ताकत खड़ी हुई। 1761 से लेकर 1782 तक बेहद ताकतवर हैदर अली के शासन में मैसूर ने अपनी नींव को चट्टान की तरह मजबूत किया। उसके बाद 1782 के बाद उनके मशहूर बेटे टीपू सुल्तान ने इस साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। ये राज्य लगातार शक्तिशाली होता गया और फिर आया साल 1785, एक ऐसा ऐतिहासिक साल जिसने अपनी एक जोरदार आर्थिक नाकाबंदी के साथ इतिहास का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। अब जब हम टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं तो ये सवाल तो मन में आना ही है कि आखिर उन्हें मैसूर का बाघ यानी टाइगर ऑफ मैसूर का ये शानदार टाइटल मिला कैसे? मतलब ये कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो कोई आपको यूं ही चलते फिरते दे दे। सही कहा ना, इस खौफनाक नाम के पीछे एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो उनकी बहादुरी और निडरता का सबसे बड़ा सबूत है। ये वाकया किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार पर निकले थे। तभी अचानक जंगल में उनका सामना एक बेहद खूंखार बाघ से हो गया। उसी जानलेवा पल में उनकी बंदूक अचानक जाम हो गई और उनका खंजर भी फिसलकर जमीन पर जा गिरा। अब क्या वो डरकर भागे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस जंगली बाघ से निहत्थे लड़ाई शुरू कर दी और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने अपना खंजर वापस उठाकर उस जानवर को मौत के घाट नहीं उतार दिया।
अब जरा सोचिए, जिस इंसान का इतिहास इतना खौफनाक और शौर्य से भरा हो, उसे डराने की कोशिश करते वक्त ब्रिटिश अधिकारियों की क्या हालत होती होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे अपने चरम पर पहुंचती है। हम आ गए हैं साल 1785 में। ये वो साल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रातों की नींद उड़ा दी। ये वो वक्त था जब टीपू सुल्तान ने बहुत ही पैनी नज़र से ब्रिटिश साम्राज्य के असली और खतरनाक इरादों को पूरी तरह से भांप लिया था। उन्हें एकदम साफ हो गया था कि ये व्यापार के नाम पर आई कंपनी उनके राज्य और उनकी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस खतरे को भांपने का ही सीधा सा नतीजा था 1785 की वो ऐतिहासिक और पूर्ण आर्थिक नाकाबंदी। टीपू सुल्तान ने एक झटके में अंग्रेजों के पैसे की सप्लाई को जड़ से काट दिया। उन्होंने अपने बंदरगाहों से चंदन के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी और काली मिर्च और इलायची का व्यापार भी एकदम ठप कर दिया। ये कठोर कदम साफ तौर पर यह साबित करता है कि किसी भी बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि धन और संसाधनों पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा और अचूक हथियार होता है। इस पूरी रोमांचक चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब सारी चतुर राजनीतिक चालें फेल हो जाएं, तो क्या होता है जब एक अजेय साम्राज्य का सामना एक कभी न झुकने वाली कठोर आर्थिक नाकाबंदी से होता है। ये पूरी स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बड़े बड़े साम्राज्य अंदर से कितने नाजुक हो सकते हैं और आर्थिक नियंत्रण की ताकत असल में किसी भी विशाल सेना से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। इतिहास हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक पन्नों में अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है।